नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मोनू एकेडमी में। तो हमारी पॉलिटी क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यह है हमारा चैप्टर नंबर 3। और यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप मेरी वीडियोस में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं में हम पढ़ेंगे पूरे संविधान का ओवरव्यू, यानी कि संक्षिप्त में देखेंगे कि संविधान में है क्या क्या और किस प्रकार से इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये केवल संविधान का ओवरव्यू है। तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं में है कि सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे पहले देख लेते हैं कि संविधान को दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि दो वर्गों में, जैसे कि लिखित और अलिखित। लिखित जैसे कि अमेरिका का संविधान हो गया और हमारा संविधान, और अलिखित है जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से 1949 के समय इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में बटा हुआ था और 8 अनुसूचियाँ थी। और आज के समय इसमें एक प्रस्तावना है, 25 भागों में विभक्त है ये, और अनुच्छेद 465 से ज़्यादा हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसको इतना बड़ा बनाने के पीछे 4 कारण दिए जाते हैं कि एक तो भारत का भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और भारत की विविधता। बोलते हैं ना, विविधता में एकता, भारत की विशेषता। और एक दूसरा कारण है ऐतिहासिक। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935। और फिर तीसरा है केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, यानी कि केंद्र के लिए भी और राज्यों के लिए भी जो हमारा एक संविधान है उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। और चौथी दलील दी जाती है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। और फिर संविधान की विशेषताओं में पहला हो गया हमारा सबसे लंबा संविधान, और दूसरी विशेषताएं होगी विभिन्न स्रोतों से विहित। इसे हम बाद में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान को विभिन्न स्रोतों से लिया हुआ है, जैसे कि अमेरिका से, आयरलैंड से, रूस से, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान। ये फिर हम देखने वाले हैं, यानी कि आज के लेक्चर में देखेंगे कि कौन से देश से हमने संविधान में क्या क्या लिया है। और तीसरा है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता का मतलब होता है यानी कि सरल या लचीला, और जो अनम्य मतलब यानी कि कठोर। जैसे कि नाम से ही है कि लचीला संविधान किसे कहेंगे कि जो आसानी से संशोधित हो जाए, और अनम्यता कठोर संविधान जिसके लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। तो जो भारत का संविधान है वो ना तो नम्य है और ना ही अनम्य है, यह दोनों का मिला जुला रूप है। जैसे कि अगर हम कठोर संविधान की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के संशोधनों का प्रस्ताव है, ये जो अनुच्छेद 368 में है। जैसे कि कुछ जो हमारे वो संशोधन है उन्हें संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। और एक और है इसी में, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। आप यहाँ पर निराश न हो या फिर आप अपना सिर मत खुजाइएगा कि ये क्या बोल दिया मैंने। जैसे जैसे हम संविधान संशोधन का अलग से चैप्टर है उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि संविधान संशोधन किस प्रकार से होता है। ये तो केवल ओवरव्यू है कि हमारे संविधान में है क्या क्या। और फिर अगला है जो विशेषताएं हैं, एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। जो भारत का संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है, लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसके जगह राज्यों के संघ का इस्तेमाल हुआ है। और यह आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख है। तो कई बार एग्जामिनर यहाँ आपको फंसा देता है संघीय शब्द देकर। तो क्या है भारत जो राज्यों का संघ। तो राज्यों के संघ से मतलब क्या होता है कि भारतीय संघ जो है राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। और जो दूसरा इसका मतलब होता है किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
यहाँ पर आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ मतलब बहुत से ब्रिटिशर्स या फिर अमेरिकन हैं जिन्होंने भारत के संविधान के ऊपर टिप्पणी की है, जैसे कि अर्धसंघ कहा है किसने, केसी वेरे ने। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म ये किसने कहा है, मारिस जोन्स ने। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये वाला तो ग्रेनविल ऑस्टिन, और जो आगे आने वाला है फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने। ये वाले दोनों तो हमेशा भी नहीं तो हर दूसरे साल में मतलब कि अल्टरनेटिव पूछ ले जाते हैं। ये ग्रेनविल ऑस्टिन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन। अब अगला विशेषता है कि सरकार का संसदीय रूप, हमने सरकार का संसदीय रूप को अपनाया है। और जो अमेरिका में क्या है, अध्यक्ष प्रणाली। तो संसदीय व्यवस्था क्या होती है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। जबकि जो अध्यक्ष प्रणाली होती है उसमें दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। तो अगला है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। जैसे कि ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ पे संसद सर्वोच्च होती है, एक बार संसद ने जो कानून बना दिया उसे कोई मतलब हटा नहीं सकता। और जो अमेरिका में होता है वहाँ पे न्यायिक जो यानी न्यायपालिका होती है वो सर्वोच्च होती है। तो भारत में क्या है, ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही न्यायिक जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है। तो इन दोनों के बीच का समन्वय हमने चुना हुआ है। इसमें मैं बता दूं कि जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका होती है, जो संविधान में चीज़ें लिखी हुई हैं वो उससे बाहर जाकर भी अपने निर्णय दे देता है। जबकि भारत की जो न्यायपालिका है उसे इतना ही मतलब जो शक्ति दी गई है कि वो संविधान की व्याख्या कर सके। तो अगला है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में एक न्यायपालिका है, मतलब एक ऐसी न्यायपालिका है जो अपने आप में एकीकृत है और साथ साथ स्वतंत्र भी है। और सबसे सर्वोच्च स्तर पर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे आते हैं राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। और फिर उच्च न्यायालय के नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में जैसे कि जिला अदालत हो गए, और फिर उससे भी नीचे आती हैं अन्य निचली अदालतें। और फिर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का अलग से चैप्टर है। यहाँ पे क्या है, यह तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकार हैं। जैसे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 में। ये भी यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो 19 से 22 में है। तो ये हो गया हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित विशेषताएं देख ली हैं। तो उसके बाद है हमारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत क्या कहते हैं, ये है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व की संविधान में स्थापना की गई थी। और हाँ, इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। चूँकि इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें सर्वोच्च न्यायालय एनफोर्समेंट नहीं कर सकती। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के संतुलन पर रखी गई है। ये निर्णय दिया था उसने मिनर्वा मिल्स मामले में, यानी कि ये 1980 मिनर्वा मिल्स मामले में। यहाँ पर आपको एग्जामिनर एक मतलब ये दे देगा स्टेटमेंट कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। तो आपको क्या लगाना है झट से, मिनर्वा मिल्स मामले। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप झट से लगा के आ जाएंगे कि मिनर्वा मिल्स मामले 1980। अगला है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। उस दौरान आंतरिक आपातकाल भी लग रहा था 1975-77 के दौरान। और 2002 के 86वें संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यहाँ पर आपका पूछा जाता है कि कौन से भाग में है, तो भाग है इसका 4A या 4K।
और अनुच्छेद है इसका 51 क। तो मौलिक कर्तव्य का भी अलग से पूरा चैप्टर है, उसे भी हम पढ़ेंगे। और फिर अगली विशेषता है कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य। तो इसके जो है पंथ निरपेक्ष राज्य के फेवर में जो आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। और ये भी जो जोड़ा गया था 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और उस टाइम पे आपातकाल लगा हुआ था, याद रखना। और फिर है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम यानी कि यूनिवर्सल। तो इसमें क्या है कि हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है तो वह वोट दे सकता है। तो इसमें 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखना कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। तो ये हो गया विशेषताएं। तो अगली है एकल नागरिकता। यद्यपि जो भारत का संविधान है फेडरल है, यानी कि यह एकल एवं संघ का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसने केवल एकल नागरिकता का प्रावधान रखा है, अर्थात भारत की नागरिकता। अगर वहीं और अमेरिका जैसे देशों में देखें तो जो हर एक नागरिक होता है वहाँ पर उनके पास दो नागरिकता होती है। एक तो वह जिस राज्य में रहता है उसकी नागरिकता, और जो वह मतलब एक तो जिस राज्य में रह रहा है उसकी नागरिकता, और अमेरिका में रह रहा है तो अमेरिका की नागरिकता। तो इससे उन्हें क्या फ़ायदा होता है कि अगर राष्ट्र सरकार जो देगी लाभ देगी उसका लाभ उठाएंगे वो, और राज्य सरकार जो भी कुछ स्कीम चलाएगी उसका लाभ। लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और फिर है स्वतंत्र निकाय, यानी कि फ्रीली निकाय जो अपने आप काम करते हैं, यानी कि विदाउट किसी इंटरफेरेंस के। एक तो मैंने बताया दिया कि सुप्रीम कोर्ट है, और फिर अन्य है जैसे कि निर्वाचन आयोग, वह इलेक्शन कराती है किस किस के लिए, संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए। तो निर्वाचन आयोग का भी अलग से चैप्टर है और ये सारा पढ़ेंगे। कैग मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी। फिर हम पढ़ते हैं आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान इसमें आर्टिकल 352, राज्य में आपातकाल आर्टिकल 356, यानी जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। तो यह लगता है राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता, ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, या फिर जो राज्य केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जाता है राज्य में आपातकाल। तो कौन कौन से हो गए राज्य में आपातकाल के आर्टिकल 365, अगर जो राज्य केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल है तब लगेगा। और 356 कब लगेगा, यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता है। और फिर है वित्तीय आपातकाल, ये है आर्टिकल 360। तो आपातकाल के दौरान जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं, और आपातकाल का अलग से पूरा चैप्टर है, इसे भी पढ़ाएंगे हम। फिर है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार में जैसे कि एक तो हो गया संघ यानी कि सेंटर, स्टेट, उसके बाद 1992 के 73 एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या जोड़ा था, पंचायत और नगर निगम को जोड़ा गया था इसमें। तो इसमें भाग 9 और भाग 9A जोड़ा गया था, और साथ में अनुसूची 11 और अनुसूची 12 को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ये संविधान के जो हमारी विशेषताएं वो। तो इसमें एक और देख लेते हैं कि सहकारी समितियाँ। सहकारी समिति कब जोड़ी गई थी, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। और अभी भारत सरकार ने सहकारी समिति के लिए एक मंत्रालय खोला है। यदि आपने मेरी वीडियो देखे होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि उन्हें उसका मंत्री किसे बनाया गया है। तो इसमें अनुसूची है, यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो जिसमें मैंने पहला लेक्चर बनाया था पॉलिटिक के ऊपर, उसमें मैंने आपको अच्छे से ट्रिक्स बताई थी अनुसूचियों को याद करने की। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और आने वाले समय में यानी कि आने वाली जो वीडियो होंगी मेरी, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके स्टेट पीएससी या फिर स्टेट पीएससी नहीं
एसएससी, यूपीएसआई में पूछे जाते हैं या फिर यूपी में, उनके ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा। तो अब देखते हैं संविधान के स्रोत, यानी कि कौन से देश से हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है। इसमें मैं केवल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताऊंगा। वैसे तो संविधान के स्रोत मैंने बताया था कि बहुत सारे लगभग 60+ देशों से लिया गया था। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है केवल वही बताऊंगा। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया था? न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन के संविधान, संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको 3 ही बताए हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है संसदीय शासन। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि मूल अधिकार और ज़्यादातर जो चीज़ें ली गई हैं यहाँ से हटाने वाली चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यहाँ पे ये मत याद कर लेना कि उपराष्ट्रपति के पद को हटाया भी जा रहा है। और न्यायपालिका स्वतंत्रता भी यहीं से ली गई है। आयरलैंड का संविधान से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये तो आप सभी के याद ही होगा। और भी आयरलैंड से ली गई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अब आता है कनाडा का संविधान, यानी कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है हमने? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ, वो किसको दे दी गई हैं? केंद्र सरकार को। और भी हैं इसमें, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप ऐसे याद कर लीजिए कि इसमें बीच बिचाव वाली ज़्यादा चीज़ें हैं, व्यापार वाली चीज़ हो गई, समवर्ती सूची हो गई और संयुक्त बैठक, यानी कि मामले को सुलझाने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। और जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा कि आपातकालीन उपबंध लिए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से, और मूल अधिकारों का स्थगन यानी कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपातकाल के समय जर्मनी के संविधान से। यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर एग्जामिनर पूछेगा कि आपातकालीन उपबंध किससे लिए गए हैं, तो तुरंत जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जर्मनी के संविधान से लगा कर आ जाते हैं। तो अगेन मैं आपको हिदायत दूंगा, यानी कि आपको एडवाइस करूंगा कि आप शब्द पर सबसे ज़्यादा गौर किया कीजिएगा। अगर पूछे कि मूल अधिकारों का स्थगन आपातकाल के समय, तभी आपको जर्मनी का संविधान लगाकर आना है। सोवियत संघ का संविधान, सोवियत संघ यानी कि पूर्व में सोवियत संघ नाम था, जो आज का रूस है। तो उससे क्या लिया है हमने? मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो मेनली यहाँ से सोवियत संघ से मूल कर्तव्य आते हैं। और फ्रांस के संविधान से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, उसके संविधान से लिया है हमने संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और निर्वाचन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अगर निर्वाचन आए तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान, नामांकन आए तो आयरलैंड। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ पर आपके संविधान के स्रोत खत्म होते हैं और साथ ही आज की वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको ऐसा लगेगा, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये मेरे याद नहीं है। इसमें जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको नयापन लगता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।